हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है प्रोबेबिलिटी क्लास 11th के लिए, जिसमें आज हम करने वाले हैं इसका 9th पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे आज बेस थ्योरम के बारे में। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा हो तो लास्ट वाले वीडियो में हमने बात करी थी द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इसको देख लीजिए, क्योंकि उसी कंसेप्ट को हम आगे यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है, जो यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ पढ़ा था। तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको ये समझना है तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो इवेंट आ रहे हैं ना आपके पास E1, E2, E3, E4, E5, अगर आपके पास इवेंट ए जो हमने यहाँ पर सर्कल में ले रखा है ब्लू वाले में, ये इवेंट अगर हो चुका हो और जो E1, E2, E3 ये जो इवेंट है, अगर इनमें से आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पूरा कंसेप्ट ये का ये चलेगा, यहाँ तक ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद ये कहता है, उसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ करें तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई की जो वैल्यू है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है, अगर ए हो चुका है तो ई आई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए। अब यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई होता है, इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, इसको हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये वाली जो वैल्यू है आपकी ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसको हम ऐसे लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहां से मेरे को वैल्यू चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए की, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को यहाँ पर इसके नीचे ले आऊँगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या बन गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई इफ ए इज ऑलरेडी हैपेंड। यही हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप इसमें जो हमने पीछे हमने किया था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें आपने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है ये है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या बना, इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए का फार्मूला बन गया, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू लेंगे समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई। यानी ऊपर तो आपको क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई हो, जैसे आपने अगर निकालनी हो E1 बाय ए, जो इवेंट E1 है उसके होने की प्रोबेबिलिटी इफ़ ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो आएगा E1 बाय ए, यहाँ पर E1 आ जाएगा, यहाँ पर E1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे आपको सबका टोटल करना है, जितने भी इवेंट उसके अंदर होंगे। जैसे हमने इसमें सीखा था, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, E2 फिर ए बाई E2 फिर EN अप टू ए बाई EN, यानी जितने भी इवेंट होंगे उन सब का सम करेंगे। सम करने के बाद वो आपके पास नीचे आएगा। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ E2 होगा तो E2 कर देंगे, E1 होगा तो E1 कर देंगे, E3 होगा तो E3, मतलब जो भी आपको प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी वो आपको यहाँ पर लिखेंगे और वही आपको यहाँ पर ऊपर लिखनी है। नीचे आपको हमेशा टोटल ही लिखना है, आपसे कुछ भी पूछा गया हो नीचे आपको हमेशा टोटल ही लिखना है। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपके पास 12.8 एक्सरसाइज है। तो यहां पर कहता है कि बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 3 रेड है 4 ब्लैक बॉल है, वाइल अनदर बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। One ball is drawn at random from one of the bag and is found to be red.
हमने जो दोनों बैग हैं उनकी दोनों बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको वो दे रखी है, संख्या दे रखी है भाई किस बैग के अंदर कितनी बॉल है। हमने क्या करना है, एक बॉल निकालनी है, एक बैग पहले सेलेक्ट करना है, उसमें से कोई एक बॉल निकालनी है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड ये करनी है, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, कि वो जो बॉल हमने निकाली है वो बैग 2 से निकाली है। लास्ट जो एक्सरसाइज हमने करी थी उसमें क्वेश्चन यहाँ तक होता था कि जो आपने एक बॉल निकाली है ना, वो बॉल का कलर बता दिया, रेड है या ग्रीन जो भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ये कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी तो बतानी है, लेकिन अब ये भी बताना है कि वो बैग 2 से बॉल निकाली गई है। तो यहाँ पर जो ए इवेंट है वो क्या बनेगा, जो हमने बैग चूज करने के बाद बॉल निकाली है, कौन सी, रेड बॉल निकाली है, रेड बॉल ड्रॉन। ठीक है, अब ये बैग 1 से निकाली है या बैग 2 से निकाली है, यानी ये जो इवेंट आपके पास आ गया E1 और E2 क्या बन गया, ये बन गया बैग 1, चूजन बैग 1, और ये आ जाएगा चूजिंग बैग 2। तो दो ही बैग हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू बनेगी 1/2 और E2 की प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। अब निकालो आप A/E1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। अब बैग 1 के अंदर रेड बॉल कितनी थी, 3, टोटल कितनी है 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 3/7। अगर आप दूसरा वाला बैग सेलेक्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी आपकी, दूसरे वाले बैग में 5 रेड बॉल हैं और टोटल मिलाकर 11 है, 5/11। अब आपको ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1। ठीक है, E1/A आपको फाइंड करना है कि आपने रेड बॉल निकाल ली है, लेकिन वो बॉल जो आपकी निकली है वो सेकंड वाले बैग से निकली है, सेकंड वाले बैग से निकली है तो E2 लेंगे, फर्स्ट वाले से निकलेगी तो E1 लेंगे। ठीक है, अब E2/A लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। नीचे हमारे पास टोटल आता है, सारा प्रोबेबिलिटी का सम आ जाता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब वैल्यूज आपके पास हैं 1/2 इंटू 5/11 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। अब इसमें से जो जो कॉमन निकल सकता है पहले कॉमन निकाल देना, पहले सॉल्व मत करना। देखो 1/2 इस वाली टर्म में भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन निकल जाएगा। ऊपर से बचेगा 5/11, नीचे आएगा 3/7 प्लस 5/11। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 77, यहाँ आएगा 33, यहाँ पर आएगा 35, इससे ये कैंसिल, 7 चला जाएगा ऊपर, 7 5 35, नीचे आ जाएगा 68। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 35/68। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में इसने दिया कि सपोज 5% ऑफ मैन एंड 0.5% ऑफ वुमन हैव ग्रे हेयर्स। ठीक है, ग्रे हेयर्स मतलब बाल सफ़ेद हो गए, कितने 5% आदमियों के और 0.25% जो है वुमेन्स के बाल सफ़ेद हो गए। एक ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब उसमें से हमने एक ग्रे हेयर पर्सन को सिलेक्ट करना है, कर लिया जी सिलेक्ट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आपने पर्सन सिलेक्ट करा है वो मेल सिलेक्ट करा है। तो एज्यूम दैट देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर इक्वल नंबर है, तो यानी मेल फीमेल की जो प्रोबेबिलिटी है, E1 क्या है मैन के लिए यूज़ किया, E2 क्या है फीमेल के लिए यूज़ किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो E1 E2 दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से जो आपको पर्सन चूज करना है वो कौन सा करना है, वो ग्रे हेयर पर्सन चूज करना है। जो ए है इवेंट वो क्या है, पर्सन विद हैव ए ग्रे हेयर। अगर पहली कंडीशन लेते हैं कि भाई हम ग्रे हेयर पर्सन चूज कर रहे हैं, किसमें से, मेल में से। मेल कितने ग्रे हेयर वाले 5% है, तो हो जाएगा 5/100।
अगर आप ग्रे हेड पर्सन चूज करते हो फीमेल से, फीमेल की कितनी है, फीमेल है 0.25%, तो 0.25% का 100 आ गया नीचे। ठीक है, काटा पीटी अभी कुछ मत करो, अभी कुछ नहीं करनी काटा पीटी। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपने जो पर्सन चूज करा है वो मेल चूज करा है और उसके ग्रे हेयर्ड, ये पूछा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। तो अब आपको जो इवन वाला डाटा है वो ऊपर रखना है 1/2 इंटू 5/100, और नीचे तो टोटल आएगा ही आएगा, तो 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100। अब देखो इसमें से 1/2 1/2 1/2 कॉमन, डिनोमिनेटर में 100 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, ये भी कॉमन, तो ऊपर से रह गया आपके पास 5, नीचे से रह गया 5 और 0.25, यानी आंसर बना 5/5.25। अब इसका आप डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटा के फिर इसको काट दो जितना कट जाए। डेसिमल हटाएंगे तो 500 बनेगा, 5 से इसको काटेंगे 100 आ गया, 5 से इसको काटेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, ये 20 और ये 21, आंसर आ गया 20/21। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में कहता है कि भाई इट इज़ नोन दैट 60% स्टूडेंट इन ए कॉलेज रिजाइड इन हॉस्टल, कि 60% जो बच्चे हैं ना वो हॉस्टल में रहते हैं, वाइल रिमेनिंग 40% आर डे स्कॉलर, और बाकी के 40% क्या है वो डे स्कॉलर है, घर से अपने आते जाते हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं। 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। अब जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% ऐसे हैं जिनको ग्रेड ए मिलता है एग्जाम के अंदर, एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, और जो डे स्कॉलर हैं उसमें से 20% बच्चों को ग्रेड ए मिलता है। अब आपने क्या किया, रैंडमली एक स्टूडेंट को चूज किया जिसका ग्रेड ए है। अब प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो आपने बच्चा चूज किया है वह हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल का बच्चा है, ठीक है, जिसको ए ग्रेड मिला है। तो यानी अब दो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, E1 E2, या तो बच्चा हॉस्टल का या हॉस्टल के बाहर का है, यानी डे स्कॉलर है। ठीक है, क्या E1 E2 क्या बन गए, बच्चा क्या है हॉस्टल ये रहे, और E2 क्या हो गया, डे स्कॉलर है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, जो डे स्कॉलर हो सकता है वो हॉस्टल में नहीं रह सकता। ठीक है, चोरी छुपे रहने तो बात अलग है, लेकिन वैसे ऑफिशियली नहीं रह सकता। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, E1 कितना, E1 दिया हुआ हॉस्टल में रहने वाले 60% है, तो यहाँ पर लो आप 60%, हटा ही देते हैं यार इसे, हॉस्टल वाले हैं 60%, और डे स्कॉलर कितने, डे स्कॉलर हैं 40%। अब इसमें से आपको जो बच्चे हैं उनमें से ए ग्रेड वाला बच्चा चूज करना है, तो ए इवेंट क्या है, स्टूडेंट विच हैव ग्रेड ए। तो अगर आप एक स्टूडेंट चूज करते हो जिसका ग्रेड ए है और वो बच्चा हॉस्टल का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%। एक बच्चा आप चूज करते हो जो डे स्कॉलर है, ग्रेड उसका A1 ए है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। अब आपने बच्चा चूज कर लिया और ये पता लगाना है आपको कि वो हॉस्टल से बच्चा चूज हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए हॉस्टलियर स्टूडेंट इफ ही हैज अटेन ए ग्रेड, ही और शी। तो यहाँ से अब आपके पास आ गया 60/100 इंटू 30/100 डिवाइडेड बाय 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। तो अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 100 100 100 100 100 100 है, सब जगह 100 है, डिनोमिनेटर में ख़त्म कर दो, कोई काम नहीं। ऊपर से यहाँ पर 60 और 30 के अंदर भी यहाँ भी एक जीरो, 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 तो वो जीरो भी आप ख़त्म कर सकते हो, जैसा आप कन्वीनियंट हो वैसे करना, जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करो। तो रह क्या गया 6 3 जा 18, नीचे आ गया 18 और 4 2 जा 8, तो ये आ गया 18/26, काटोगे तो आ जाएगा 9/13। ये हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4th मेरे ख्याल आप खुद ट्राई कर सकते हैं। चलो E1 E2 इसके डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
कहता है फैक्ट्री हैज़ टू मशीन ए एंड बी, दो मशीन है फैक्ट्री के अंदर ए और बी। पास रिकॉर्ड शो दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। ये बन गया आपका E1 और E2। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ E1 E2 और A क्या है यहाँ पर, उसके बाद आपको खुद करना है। तो ये आपका E1 आ गया, ये E2 आ गया। E1 का मतलब है मशीन A सेलेक्ट की गई और E2 का मतलब है मशीन B सेलेक्ट की गई। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। जो मशीन A है उससे 2% आइटम डिफेक्टिव निकलता है और जो मशीन B है उससे 1% डिफेक्टिव आइटम निकलता है। तो ये बन गया आपका A/E1 कि जो डिफेक्टिव आइटम निकल रहा है मशीन A से वो 2% है, मशीन B से 1% है। अब आपको एक आइटम चूज़ करना है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मशीन B का आइटम है। मशीन B का आइटम है मतलब आपको E2/A फाइंड करना है। सब कुछ मैंने बता दिया, बस फार्मूला डाल के आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन क्लास हैविंग 60% बॉयज, 5% ऑफ द बॉयज एंड 10% ऑफ द गर्ल्स हैव एन IQ of more than 150. A student is selected at random and found to have an IQ of more than 150. Find the probability that the student selected is a boy. एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर 60% बॉयज़ हैं, तो 60% अगर बॉयज़ हैं तो भाई 40% गर्ल्स होगी ना। ठीक है, 60% अगर बॉयज़ हैं तो बाकी क्या होगे, बाकी तो गर्ल्स होगी। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें बीच में। तो 60% हो गया आपके पास, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया आपके पास 60/100 और E2 आ गया आपके पास 40/100। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, एग्जॉस्टिव होगी। अब उसके बाद कहता है कि जो IQ टेस्ट हो रहा है उस IQ के अंदर जो 5% बॉयज़ हैं उनका IQ 150 से ज़्यादा है, लेकिन गर्ल्स का IQ जो है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है, गर्ल्स का IQ ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अगर मैं इवेंट ले लेता हूँ IQ, तो A/E1 क्या बनेगा आपका कि आपने जो चूज़ किया है ना वो बॉयज़ में से चूज़ किया है जिसका IQ 150 से ज़्यादा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 5%। A/E2 क्या बन गया आपका, यानी IQ ऐसी गर्ल्स जिसका IQ 150 से ज़्यादा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 10%। अब आपको क्या चूज़ करना है, आपने एक स्टूडेंट चूज़ कर लिया, आपने एक स्टूडेंट चूज़ कर लिया किस में से, बॉय में से। स्टूडेंट चूज़ किया बॉय में से जिसका IQ 50% से ज़्यादा है, यानी E1/A फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई कर दो, बस इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे टोटल आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 6 5 30, या कॉमन निकालो ना, ये 100 ये 100 ये 100 ये 100, ये कॉमन आ गया। ठीक है, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये कॉमन आ गई। तो ऊपर आ जाए 6 5 30, नीचे 6 5 30 प्लस 4 10 40, तो आ गया 30/70। आंसर आ गया 3/7। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स। एक आदमी सच बोलता है 5 में से 3 बार। ठीक है, 5 में से 3 बार बोलता है, बहुत है आज के टाइम में। ही थ्रो ए डाई, उसके बाद वो डाइस फेंकता है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज़ ए नंबर ग्रेटर देन 4, और बताता है कि नंबर 4 से ज़्यादा आ गया। उसने डाइस फेंकी और कहा कि भाई नंबर 4 से ज़्यादा आ गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वाकई में वो नंबर 4 से बड़ा है, यानी सीधा सीधा मतलब क्या होगी, वो सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसने कहा कि 5 में से 3 बार सच बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन स्पीक ट्रूथ 3/5। अगर वो सच नहीं बोलता तो क्या है, फिर झूठ बोलता है। अगर बोलता है तो या तो सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है, दो ही बात होंगी ना। ठीक है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं चलेगी, मतलब ऐसी स्टेटमेंट नहीं चलेगी झूठ और सच दोनों उसने बोल दिए। तो ये 2/5 हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर सच नहीं बोल रहा तो झूठ बोल रहा है। अब उसके बाद उसने एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने पर उसने कहा कि नंबर 4 से बड़ा आ रहा है। तो जो ए इवेंट है वो क्या है यहाँ पर, नंबर ग्रेटर देन 4। अब डाइस पर अगर नंबर 4 से बड़ा आता है तो क्या आ सकता है, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, दो ही नंबर होंगे ना ऐसे जो 4 से बड़े होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अगर हम निकालेंगे कि नंबर 4 से बड़ा है और वो सच बोल रहा है,
तो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी 2/6। 4 से बड़े 2 ही नंबर होते हैं ना, 5 और 6। लेकिन अगर उसने डाइस को फेंका, उसने बोला कि नंबर 4 से बड़ा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब 4 से बड़ा नहीं है, या तो 4 है या 4 से छोटा है। मतलब ये 4 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/6। अब आपको ये बताना है कि वो नंबर एक्चुअली में 4 से बड़ा था, मतलब वो सच बोल रहा था। तो आपको PE1/A फाइंड करना है। तो यह आ जाएगा 3/5 इंटू 2/6, 3/5 इंटू 2/6 प्लस 2/5 इंटू 4/6। तो ऊपर आ गया आपके पास, देखो ये 5 6 नीचे सबका कट गया, यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, ये भी कट गया। तो यहाँ पर रह गया आपके पास खाली 3, यहाँ पर रह गया 3, यहाँ पर रह गया 4। आंसर आ गया 3/7। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में बताया इसने कि अर्न 1 हैज़ 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। एक पहला अर्न है आपके पास, उसके अंदर 2 वाइट है, 3 ब्लैक बॉल हैं। अर्न 2 हैव 4 वाइट 1 ब्लैक बॉल एंड अर्न 3 हैज़ 3 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल एंड अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन। एक अर्न हमने सेलेक्ट करा, तो अर्न जो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अर्न 1, E2 क्या है, अर्न 2, और E3 क्या है, अर्न 3। अब इन तीनों की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, चाहे E1 की निकालो, चाहे E2 की निकालो, चाहे E3 की निकालो, सेम आएगी। अब क्योंकि 3 बैग हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। अब कह रहा है कि उसमें से आपने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल, आपको वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ए इवेंट क्या है हमारे पास, ड्राइंग ए वाइट बॉल। तो यानी A/E1 क्या बनेगा, A/E1 मतलब अगर आपने पहले वाले बैग में से वाइट बॉल निकाली है, तो पहले वाले बैग में वाइट बॉल कितनी है, 2 है, टोटल कितनी है, 5 है, तो 2/5 होगा। अगर आपने दूसरे वाले बैग से निकाली है तो 4 वाइट है, 1 ब्लैक है, यानी 4/5। और अगर तीसरे से निकाली है तो 3 वाइट है और 4 ब्लैक है, यानी 3/7। और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल। वाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको फाइंड करना है। तो जो हमने पिछले एक्सरसाइज करी थी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है उसका क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट में फिर ये बेस पे आ जाएगा। तो पहले हम वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसमें क्या था भाई, इसको E1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, E2 को इससे करना है, E3 को इससे करना है, उनका सम कर देना है, यानी 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 4/5 प्लस 1/3 इंटू 3/7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर थोड़ा अलग अलग आ रहा है, तो इसको तो आपको फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको काट लेते हैं। इनका सेम आ रहा है 2/15, ये 4/15, यानी 6/15 हो जाएगा इसका, और इसका टोटल यहाँ से आ जाएगा 1/7। एलसीएम लेंगे 105, 7 6 42 प्लस 15, तो 57/105, 3 से कट जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आ गई आपके पास 19/35, यानी जो व्हाइट बॉल निकालना है, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई 19/35। अब ये पूछ रहा है जो व्हाइट बॉल आपने निकाली है वो बैग 1 से निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बैग 1 से अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1/A निकालेंगे। ऊपर क्या होता है, ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे क्या होता है, नीचे टोटल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, ये होता है फार्मूले में। तो जब हमें यहाँ पर E1/A निकालना है, तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी आपके पास वो कितनी थी, 1/3, और A/E1 कितना है आपके पास, 2/5, तो 1/3 इंटू 2/5। और जो ये टोटल है, ये टोटल तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं ना, ये टोटल हम निकाल ही चुके हैं, कितना था 19/35, तो नीचे आप पुट करो 19/35, ऊपर आ जाएगा 2/15, 19/35, 5 से इसको काटा हमने और 5 से इसको काटा,
ये 7 आ जाएगा ऊपर, 7 2 जा 14, 19 3 जा 57, आंसर बनेगा आपका 14/57। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भाई एक बैग है आपके पास जिसके अंदर 5 रेड है और 3 वाइट बॉल है। ठीक है, इतने सारे बैग ले रखे हैं यार, सभी में किसी के अंदर कुछ बॉल है, किसी के अंदर कुछ बॉल है। बैग 1 के अंदर 5 रेड है, 4 वाइट है। बैग 2 के अंदर 3 रेड है, 3 वाइट है। 2 बॉल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैग 1 टू द बैग 2। बैग 1 से बैग 2 में 2 बॉल ट्रांसफर करी, देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। और उसके बाद हमने एक बॉल निकाल दी बैग 2 से। इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इज रेड, अगर सेकंड वाले बैग से हमने बॉल निकाली और वो रेड है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड बॉल एंड द 1 वाइट बॉल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैग 1 टू द बैग 2। तो हमें प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि जो हमने बॉल वहाँ पर ट्रांसफ़र करी है उसमें से एक रेड और एक वाइट बॉल ट्रांसफ़र करी है। तो अब यहाँ से देखो क्या क्या हो सकता है। आपके पास जो बैग चूज़ कर रहे हो आप, बैग तो खैर यहाँ से हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इवेंट आपके पास E1 या E2 बनेगा वो बनेगा कि हम जो ट्रांसफ़र बॉल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या केस हो सकते हैं। हमें 2 बॉल ट्रांसफ़र करनी है, बैग 1 से बैग 2 में हमें 2 बॉल ट्रांसफ़र करनी है। तो हम ये हो सकता है कि बैग 1 में कौन कौन सी बॉल है, रेड और वाइट है, दोनों की दोनों रेड बॉल ट्रांसफ़र करी, 2 रेड बॉल ट्रांसफर्ड। या फिर हो सकता है 2 वाइट बॉल ट्रांसफर्ड, या फिर ये हो सकता है 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल ट्रांसफर्ड। 3 केस हो सकते हैं। अब यहां से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ट्रांसफर करने की है वो आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। आपने 2 रेड बॉल ट्रांसफर करनी है। रेड बॉल है कितनी है आपके पास, 5 है। अभी आपको 2 बॉल ट्रांसफर करनी है तो आप इसमें कॉम्बिनेशन वाला टॉप वो लगा दो कंसेप्ट। आपके पास 5 रेड बॉल है, 5 में से आपको 2 बॉल ट्रांसफर करनी है रेड, और टोटल कितनी है, टोटल आपके पास 9 बॉल है, 9 में से आपको 2 ट्रांसफर करनी है। तो 5C2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10, और 9C2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/18। अब यहां पर कहता है कि 2 वाइट बॉल ट्रांसफर करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बन जाएगा, वाइट बॉल आपके पास है 4, 4 में से 2 ट्रांसफर करनी है, यहां आ जाएगा 9C2। अब 4C2 सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6, नीचे आएगा 36, फिर 2 से काट दिया हमने, और यहां से एक रेड एक वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या बनेगा, हमारे पास रेड बॉल थी 5, उसमें से एक ट्रांसफ़र करनी है, और हमारे पास 4 थी वाइट, उसमें से एक ट्रांसफ़र करनी है। नीचे तो ये रहेगा, यहाँ 5 × 4 आएगा, नीचे 36, तो 2 से इसे काट लिया हमने, तो ये आ जाएगा 10/18। इसको मैंने और नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ भी 18 था, यहाँ भी 18 था, तो मैं इसको 18 ही रख रहा हूँ, मेरे को आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। और इसका टोटल करके देख लो, टोटल इसका 1 आना चाहिए, 5 3 8 और 10 18, 18/18 टोटल भी हमारा 1 आ रहा है, तो ये तो हमारा ठीक बन गया। अब जो ए इवेंट है कि हम जो बैग 2 है उससे बॉल निकाल क्या रहे हैं, जो बैग 2 है हम उससे बॉल निकाल क्या रहे हैं, ये कह रहा है कि 2 बॉल ट्रांसफर करी बैग 1 से बैग 2 में, एंड देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इज रेड। रेड बॉल हम निकाल रहे हैं, बॉल ड्रॉन इज रेड फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से तो खैर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, बॉल ड्रॉन इज रेड। अगर पहले वाली कंडीशन हम ले, अगर पहले वाली कंडीशन लें हम कि हमने जो बॉल ट्रांसफ़र करी है वो 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र करी हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें रेड बॉल की, रेड बॉल पहले कितनी थी बैग 2 के अंदर, ये बैग 2 है, देखो यहाँ ध्यान से 6 बॉल टोटल है। अब यहाँ पर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे 2 बॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 बॉल आपके पास टोटल में बन जाएंगी। अब पहली कंडीशन में 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 3 रेड बॉल ऑलरेडी थी, 2 और आ गई ट्रांसफ़र हो गए, 5 रेड बॉल हो गई, टोटल आ गई आपके पास 8, यानी 5/8। अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि जो बॉल हमने ट्रांसफ़र करी है वो वाइट ट्रांसफ़र करी है,
यानी रेड जितनी थी उतनी की उतनी रहेंगी, 3 थी तो 3 की 3 रहेंगी, यानी 3/8। और अगर हम तीसरी कंडीशन लेते हैं तो उसमें अंदर एक रेड और एक वाइट ट्रांसफ़र की गई है, एक रेड ट्रांसफ़र होके बन जाएगी 4, तो टोटल आ जाएगी आपके पास 4/8। काटना वाटना कुछ नहीं है अभी। अब हमें ये बताना है कि जो रेड बॉल हम निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं, जब हमने बॉल ट्रांसफ़र करी थी एक रेड और एक वाइट। तो यानी जो तीसरा वाला केस है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, यानी PE3/A आपको निकालना है। तो PE3/A निकालना है तो PE3 को, PE3 है 10/18, इसको ऊपर रखना है, मल्टीप्लाइड बाय A/E3, बेस थ्योरम वाला कंसेप्ट, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में पहली प्रोबेबिलिटी आई आपके पास 5/18 और A/E बनाया 5/8। फिर आया आपके पास 3/18 और इसका आया 3/8। उसके बाद आया 10/18 इंटू 4/8। अब देखो डिनोमिनेटर सेम रखने का फ़ायदा कितना बड़ा हो रहा है हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। 18/8 18/8 18/8 18/8 कॉमन निकाल के ख़त्म करो, रह गया 10 4 जा 40, नीचे क्या आया 5 5 25, 3 3 जा 9, 10 4 जा 40, डिनोमिनेटर सब रहा ख़त्म। 35 और 9 और 25 और 9 34, 34 और 40 यानी 74, 2 से काटोगे 20/37, ये हो जाएगा आपका आंसर, इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करा है और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही हम करते हैं। अभी 8 क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं। तब तक आप इन सारे पार्ट्स को करने की कोशिश कीजिए अपने आप से, और फिर कोशिश कीजिए कि आप वीडियो के साथ मैच करके अपने आंसर को मैच कर सकें, और आगे के क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।